हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली देखिए यहाँ पर न्यूज़ दी गई है जो राजधानी में मोदी का रोड शो हुआ है और उसमें भव्य स्वागत किया गया है इनका नई दिल्ली में, उसको लेकर न्यूज़ है और पिक दिख रही है आपको यहाँ पर फोटो उनकी। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि आगामी सभी चुनाव जीतना है जरूरी। जैसे इस साल 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और वो अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जितने भी चुनाव हैं अब वो जीतना भाजपा का लक्ष्य है। तो ये भी न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है, डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जजों की नियुक्ति में हो सरकार की भी हिस्सेदारी। देखिए, कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, वो हमेशा से ही जब से इस पोस्ट पर आए हैं वो इस कोलेजियम नीति का विरोध करते रहे हैं और वो हमेशा से ये बोल रहे हैं कि जो चयन प्रक्रिया है यानी कि सीजेआई की या फिर कई ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कोलेजियम नीति अपनाई जाती है, उसको अब हटाने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और उसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग ये नहीं जानते हैं कि कोलेजियम नीति होती क्या है, देखिए कोलेजियम नीति मतलब जो जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान में जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जब वो रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट से पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम वो केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, कार्मिक मंत्रालय को वो नाम भेजेंगे कि मेरे बाद इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। अब अगर केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को लौटा देती है सीजेआई के पास दोबारा, और फिर जब वो सीजेआई के पास प्रस्ताव लौट आया उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने अगर उसको दोबारा यानी दूसरी बार केंद्र सरकार के पास भेज दिया तो वो केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को और उस नाम को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। यानी जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्ट करेंगे वो ही बनता है अगला प्रधान न्यायाधीश। इसमें सीनियरिटी का भी लिहाज रखा जाता है लेकिन वो सीजेआई के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो कोलेजियम नीति है इसका इसलिए भी विरोध हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि इसमें कई योग्य जो जज हैं जो ना तो वो हाई कोर्ट में आ पाते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में आ पाते हैं, क्योंकि जो इन लोग का पैनल होता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, यही लोग जजों की नियुक्ति करते हैं। तो ये आपस में डिस्कस करके नियुक्ति कर लेते हैं, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का इसमें कोई भी दखल नहीं होता है। तो इसको लेकर ही यहाँ पर अब खींचातान सी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है उसको लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच एक मतभेद सा दिखाई दे रहा है। तो ये कोलेजियम जो प्रणाली है पर सरकार कई बार सवाल उठा चुकी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की सिफारिशें सरकार द्वारा लंबे समय तक दबाए रखने की निंदा करी है, नाराजगी जताई है। यानी कि कोई भी नाम अगर सुप्रीम कोर्ट भेजता है तो गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उसको अमल में लाने के लिए बहुत समय ले लेती है। अगर हम बात करें, कानून मंत्री ने 6 जनवरी को यह पत्र भेजा था कि इसमें केंद्र सरकार को भी शामिल किया जाए। पत्र में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार एक महत्वपूर्ण पक्षकार है और उसे बनाया भी जाए। ऐसे में नियुक्ति का पैनल तैयार करने में उसके विचारों को भी महत्व मिलना चाहिए। इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे कामकाज में दखल है, क्योंकि जो सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट ही मानी जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जेपी कॉलोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश। अभी तक जो जेपी कॉलोनी है उसको सेफ एरिया माना जा रहा था जोशीमठ में। तो जब जोशीमठ का जो सेफ एरिया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जितने भी राहत कार्य में जुटे हुए लोग हैं जो बाहर से भी गए हैं, दूसरे राज्यों से गए हैं, कुछ टीम गई है दूसरे राज्यों से, केंद्र ने कुछ टीम भेजी है, तो उनको जेपी कॉलोनी में ठहराया गया था क्योंकि वहाँ पर सेफ माना जा रहा था, वहाँ कोई दरार नहीं थी, ना कोई पानी का रिसाव हो रहा था। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा देखा गया कि जेपी कॉलोनी में भी दरार देखने को मिली है
और वहां पर भी पानी की धार कहीं ना कहीं से निकल रही है। इसको लेकर अब वहां के भी भवन खाली कराए जा रहे हैं और जो लोग वहां पर रुके हुए थे उनको दूसरी जगह पर आईटीबीपी के कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अंतिम रिपोर्ट 20 तारीख तक आने की उम्मीद है, यानी कि अगले 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और फिर से अगर रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से जोशीमठ अब सेफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चलेगी, जैसे कि 2 होटलों में चल रही है और कई मकानों को ध्वस्त करने की क्रिया चल रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनके मकानों में दरार आई है या फिर जो डेंजर जोन में है उनको हम 1.5 लाख की तत्काल राशि प्रदान करेंगे सहायता पर। अब इस पे लोग भी अड़ गए हैं कि अगर मान लीजिए किसी का मकान गिर रहा है तो और उनका जीवन पूरा प्रभावित होने वाला है तो 1.5 लाख से उनका जीवन कैसे चलेगा। वाकई में ये सोचने वाली बात है। तो इस राशि को, राहत राशि को बढ़ाए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। और जो डर है जोशीमठ में वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दरारें बढ़ रही हैं और कहीं पर पानी का रिसाव अब स्लो होकर फिर से तेज हो गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कैंसर, अस्थमा और बुखार की दवाएं होंगी सस्ती। देखिए, जो एनपीपीए है यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं समेत 128 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। जिन दवाओं की कीमतें संशोधित की गई हैं उनमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन शामिल हैं और इसमें दमा यानी अस्थमा के रोग में इस्तेमाल होने वाली सेल्ब्यूटामोल, कैंसर की दवा, दर्द निवारक दवा, ये सब आइब्रूफेन, इस टाइप की सारी दवाएं शामिल हैं जिनके रेट अब घटाए जाएंगे। ये अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और जैसे कुछ यहाँ पर एक सिंगल टैबलेट के या कैप्सूल के जो दाम है 2 रुपये 18 पैसे, उसको 1 रुपये 68 पैसे करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। 400 mg वाली जो आइब्रूफेन की गोली होती है उसकी कीमत 1 रुपये से 1 रुपये अधिकतम पर बेची जा सकेगी। ऐसे रेट कम किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गेम चेंजर होगी अग्निपथ योजना। अब मोदी सरकार ने प्रेस जो वर्चुअल तौर पर जो नया पहला बैच है 19,000 का अग्निपथ का, उनको संबोधित किया और अग्निपथ योजना भविष्य के लिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी इंडिया के लिए, भारत के लिए, उसके बारे में बताया। अग्निवीरों में शामिल होने वाली हमारी सेना अधिक युवा ही नहीं तकनीक रूप से भी दक्ष होगी, ऐसा बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अग्निवीरों के पहले बैच को इस योजना का हिस्सा बनने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भविष्य की पहल पर बधाई दी है। अग्निवीरों का जो पहला बैच है उसकी ट्रेनिंग जनवरी में शुरू कर दी गई है और ये अगस्त तक जो ट्रेनिंग के बाद शामिल हो जाएंगे और उसके बाद दूसरा जो बैच है वो नवंबर में शामिल हो जाएगा आर्मी में। इनमें से 25% जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्विस को और 4 साल बाद 75% लोगों को रिटायरमेंट दे दी जाएगी और रिटायरमेंट पर उन्हें 10 लाख से 12 लाख रुपए देने का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रधानमंत्री ने सियाचिन में तैनात महिला जो है लड़ाकू विमानों की पायलट जो हैं उनका यहाँ पर संबोधन किया, उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार महिलाएं विभिन्न मोर्चों पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व कर रही हैं उनसे भारत की नई ताकत उभर कर सामने आई है और भारत की सेना और मजबूत हुई है। नया भारत नए जोश से भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बोला कि जो अग्निपथ जो योजना है उसको 15 जून 2022 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि इसको अमल में ला दिया गया था। तब इसमें काफ़ी खामियां बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ये साबित करता है कि भारत का हर युवा अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विपक्षी दल बोले रिमोट वोटिंग मशीन की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो रिमोट वोटिंग सिस्टम लाने वाला है एनआरआई के लिए। उस पर 8 राष्ट्रीय और 57 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था चुनाव आयोग में, और एक उनको ब्रीफ नॉलेज देनी थी, प्रेजेंटेशन के तहत उन्हें बताया जाना था और उनसे इस पर सुझाव भी मांगे जाने थे। बैठक में टोटल जो 16 विपक्षी दल थे वो आरवीएम
पर आरवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एकजुट हो गए और उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मतदाता शहर के हैं चाहे ग्रामीण इलाकों के हैं, जो ये 60 से 68% वोटिंग होती है, जो 40 या 32% या 30% मतदाता वोट नहीं करते हैं, उनको वोट देने के लिए कैसे बुलाया जाए। चुनाव आयोग का फोकस इस पर होना चाहिए। एनआरआई जो बाहर है वो वोट करेगा या नहीं करेगा वो बात का विषय है। जो भारत में है और चुनाव में वोट नहीं कर रहा है, उनको कैसे मतदान केंद्र तक लाया जाए, चुनाव आयोग का फोकस इस पर होना चाहिए। बैठक के बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने पत्रकारों से बोला कि कोई भी विपक्षी दल आरवीएम के मॉडल के प्रदर्शन में रुचि नहीं दिखा रहा था। इस पर सुझाव भी मांगे हैं। अब चुनाव आयोग ने जो सुझाव मांगे थे वो मांगे थे 31 जनवरी तक, जिसे अब इस मतभेद के बाद उस डेट को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या फैसला होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत केन्या का दृष्टिकोण समान, ओम बिरला। देखिए ओम लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो केन्या की यात्रा पर हैं और वहाँ के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वो गए हैं और उन्होंने बोला है कि भारत और केन्या के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समान दृष्टिकोण है। दोनों देश शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। उस पर दोनों ही देशों को मिलकर कार्य भी करना चाहिए। केन्या नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जो हैं मूसा मासिका, उन्होंने इनका स्वागत किया और जो ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने केन्या में बसे भारतीयों को भारतीय सामान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने को बोला है, जिससे भारत का जो मॉडल है, मेक इन इंडिया मॉडल है, वो और भी देशों में फैल सके। ये उनकी मंशा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ब्रिटेन के बीच वर्ष 2030 की रणनीतिक वार्ता का दौर शुरू। ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता आने के बाद भारत के साथ उसकी रणनीतिक वार्ता और तेज हो गई है। अगर हम बात करें, सोमवार को दोनों देशों के बीच वर्ष 2030 के रोड मैप पर बातचीत हुई है। पहले जो इनका एफटीए था भारत और ब्रिटेन का, वो होने वाला था अक्टूबर में, फिर अक्टूबर के बाद दीपावली तक होना था, दीपावली के बाद नए साल पर होना था। वो डेट बढ़ती गई क्योंकि गवर्नमेंट भी वहाँ पर यानी कि प्रधानमंत्री वहाँ पर चेंज हुए थे। फिर लास्ट में दिसंबर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एफटीए हुआ। मई में यूएई के साथ एफटीए हुआ था। तो और कई देशों से भारत की एफटीए की बात चल रही थी, जिसमें एक अहम देश ब्रिटेन माना जा रहा है। इस वजह से ही नया मुकाम देने चाहते हैं दोनों देश एक दूसरे के रिश्तों को, व्यापार को। इसके चलते ही 2030 का लक्ष्य तय किया जाना है। बैठक में देखिए भारतीय टीम की जो अगुवाई है वो विदेश सचिव जो हैं हमारे विनय क्वात्रा वो कर रहे हैं और ब्रिटेन की टीम की अध्यक्षता विदेश उप मंत्री फिलिप बॉल्टन कर रहे हैं। बॉल्टन भारत की यात्रा पर हैं और उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होने वाली है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर एक एडवाइजरी यानी कि एक ब्रीफ नॉलेज भी दी गई और सोमवार की उच्च स्तरीय वार्ता में मौजूद द्विपक्षीय रिश्तों के संबंध में उठाए गए कदमों और सहयोग के भावी क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई है। इसमें जो देश हैं, दोनों देश जल्द से जल्द इस पूरी मीटिंग को पूरा करना चाहते हैं और एफटीए पर जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर करना चाहते हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान, यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र पिछले 2 वर्षों से भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली विमर्श का एक खास मुख्य बिंदु रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, वो किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन के लिए खतरा है किसी भी राज्य के लिए, ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने फिर से दोहराया है कि अगर जो राज्य पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं वो अपनी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस ने भी बोला है कि अगर वो जिन जिन राज्यों में आती है जीतकर या फिर अगर वो लोकसभा में आती है तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देगी।
ये सब बातें आरबीआई ने बोला है, क्योंकि सोमवार को आरबीआई ने राज्यों के वित्तीय व्यवस्था की जो सालाना रिपोर्ट है उसमें कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से जितने भी राज्य हैं वो रिकवरी मोड में हैं और वो आरबीआई से लोन भी कम ले रहे हैं, तो इसको लेकर उत्साहित है आरबीआई भी। और आरबीआई ने कहा है कि वर्तमान के खतरे को भविष्य के लिए टालने से राज्यों के समक्ष यह खतरा है कि भविष्य में एक बड़े दायित्व को उन्हें पूरा करना होगा। इसके लिए उन्होंने किसी कोष का इंतजाम भी नहीं किया है और जो कोष है उस पर वो भारी बोझ डाल दे रहे हैं ओपीएस सिस्टम लाकर। तो इस पर आरबीआई ने यह भी बोला कि रिजर्व बैंक ने बोला कि राज्यों का जो वित्तीय घाटा है वो 2020-21 में 4.1% था। 2020-21 में 4.1% था और वो 2022-23 में 3.4% हो गया, यानी कि घाटा कम हुआ है। तो स्टेट जितने हैं वो तो प्रॉफिट में हैं, लेकिन ओपीएस लाकर फिर से इस घाटे को बढ़ाया जा सकता है। नकदी जो फ्लो है उसको बेहतर बनाने के लिए राज्यों को जो कर्ज है वो लेना पड़ता है, लेकिन इस समय वित्तीय घाटा कम है इसलिए वो कर्ज भी नहीं ले रहे हैं। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए एसबीआई में पब्लिक का अकाउंट होता है, बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक का अकाउंट होता है, कैनरा बैंक में पब्लिक का अकाउंट होता है, वैसे ही आरबीआई में राज्यों का अकाउंट होता है। राज्य जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आरबीआई ने और ये सारी बातें आरबीआई ने बोली हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 22 माह के निचले स्तर पर थोक महंगाई। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। सोमवार को जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें दिसंबर की थोक महंगाई दर में नरमी देखने को मिली है और इसमें 4.9% के स्तर पर जो थोक महंगाई है वो आ गई है और ये 22 महीने में सबसे कम है। अगर हम पिछले यानी कि नवंबर 2022 की बात करें तो ये 5.85 थी और दिसंबर 2021 में ये 14.27% थी, यानी कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये एक राहत की खबर मानी जा सकती है। नेक्स्ट है कि बजट में आ सकती है सस्ते कर्ज की योजना। केंद्र सरकार जो छोटे दुकानदार हैं उनको आगामी बजट में सस्ता कर्ज के तहत योजना ला सकती है। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए नियमों में भी कुछ ढील दी जा सकती है। इस मामले में जो कई सूत्र हैं वो बता रहे हैं वित्त मंत्रालय के कि इस बड़े वोटर आधार को लुभाने के लिए सरकार नई योजना ला सकती है। बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के आने से इन छोटे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है और 2024 के आम चुनाव से पहले अगले माह पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि जो 2023 वाला बजट है वो सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा और 2024 का जो बजट होगा वो अंतरिम बजट माना जाएगा, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इस वर्ष आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी संभव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी आ सकती है। कुछ देशों में यह उत्पादन जो है वो उसमें 8 से 12% की कमी हो सकती है। आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है और इस कमी से वैश्विक जीडीपी में 0.2% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट है कि उसमें अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए अधिक और काम करने की ज़रूरत है। विश्व को वैश्विक मंदी से बचाने की ज़रूरत है, इसलिए कई देशों को इसमें आगे आना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। कोरोना महामारी के बाद विश्व आर्थिक मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा। इसमें बताया जा रहा है कि बर्फ से जो स्विट्जरलैंड है वो इस समय बर्फीला मौसम बना हुआ है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक शुरू हुई है, 5 दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रमुख देशों के नेता, कारोबारी, अर्थशास्त्री, सरकारी अधिकारी और अन्य प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे। कोविड महामारी के बाद के सामान्य दिनों में यह प्रमुख लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। इसमें 50 से ज़्यादा भारतीय नेता, उद्योगपति व अन्य लोग हिस्सा लेंगे। भारत से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाग लेंगे। तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव, तमिलनाडु के मंत्री थंगम
थिनारासू और आप नेता राघव चड्ढा भी बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कारोबारी जगत के गौतम अडानी, संजीव बजाज, कुमार मंगलम बिरला, एन चंद्रशेखरन, नादिर गोदरेज, अजीत गुलाबचंद जैसे कई दिग्गज भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व भर से आने वाले नेता और प्रमुख लोग आर्थिक मामलों, ऊर्जा, खाद्यान्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे। 130 देशों के इसमें आने की संभावना है। एक न्यूज इसमें आई है, एक रिपोर्ट आई है कि भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं, जो पूरे भारत में 1% जो सबसे अमीर हैं, उनके पास पूरे भारत की 40% संपत्ति है, ये बोला गया है। और इसमें जो ये रिपोर्ट है वो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के नाम से जारी की गई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल में ये रिपोर्ट में बोला गया है, यदि भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति पर एक बार मात्र 2% का कर वसूला जाए तो इससे अगले 3 साल देश में जो कुपोषित हैं उनका पोषण किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं चलाई जा सकती हैं, ये बोला गया है। आगे इसमें बताया गया है कि पुरुष कामगारों को मिलने वाले प्रत्येक रुपए की तुलना में महिला कर्मचारियों को 63 पैसे मिलते हैं। यानी 1 रुपए अगर पुरुष को मिलते हैं उसके मुकाबले 63 पैसे महिलाओं को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है भारत में। चलिए, और उसके बाद एक न्यूज और है कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने दिया 13वें संविधान संशोधन को लागू करने का आश्वासन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 13वें संविधान संशोधन को पूरे देश में लागू करने का आश्वासन दिया है। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इसी सप्ताह श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं। विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत के मध्यस्थता वाले इस संशोधन को बहुसंख्य सिंघली और अल्पसंख्यक तमिल के बीच जातीय समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इससे न केवल युद्ध में तबाह पूर्वी इलाके बल्कि बहुसंख्यों वाले दक्षिण के इलाकों में भी लागू किया जाएगा। तो ये आज का यानी 17 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।